आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। आज क्लास 4 है और आज हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे हिटलर यहूदियों से नफ़रत करता था। यहूदियों से नफ़रत के साथ-साथ वो विकलांग लोगों को भी मारता था। तो 60 से 65 लाख लोग यहूदी थे जिनको इसने मौत की घाट उतारा और कुछ अनफिट लोग थे। अनफिट कहने का मतलब विकलांग थे, तो उनको भी इसने मारा। ये हार्वर्ड स्पेंसर के थियरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से ज़्यादा प्रभावित था। इसका कहना था कि जो फिट नहीं है वो राज्य के लिए बेकार हैं, तो उनको मार दिया जाए इन द सेंस ऑफ दया मृत्यु दी जाए उनको। और वो उन लोगों को मारता था और बोलता था कि मैं यूथेनेजिया दे रहा हूँ इनको। यूथेनेजिया का मतलब होता है दया मृत्यु। तो इस तरह हम लोग पिछला क्लास खत्म किए थे। आज हम लोग देखेंगे कि हिटलर का क्या क्या कार्य था, हिटलर ने क्या क्या काम किए। तो हिटलर आर्थिक सुधार लाने के लिए बहुत सारा परियोजना स्टार्ट किया था और इसके अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था साक्स। हिटलर के अर्थशास्त्री का नाम था साक्स और इसने एक फॉक्स वैगन, इसको फॉक्स बोलते हैं, पढ़ते हैं इसको फॉक्स वैगन। फॉक्स वैगन फॉक्स वैगन परियोजना लाया था। फॉक्स वैगन क्या था? तो एक एक तरह का कार था। फॉक्स वैगन परियोजना में फॉक्स किसको बोला जाता था? तो ये एक तरह का कार था, देखिए यहाँ पे। और ये कहता था कि हम गरीबों के लिए कार ला रहे हैं। मतलब कार का दाम हम इतना सस्ता रखेंगे कि जो मिडिल क्लास के फैमिली है वो भी कार से चल सकते हैं। इसकी बहुत चर्चा हुई थी उस समय जर्मनी में। और ये सही भी है कि उसमें फॉक्स वैगन परियोजना जो आया था उससे हर एक लोगों के पास कार आने लगे। तो इस तरह इसने आर्थिक सुधार भी किए। इसके बाद साक जो इनका ही अर्थशास्त्री था, ये इनको सलाह देता था हिटलर साहब को कि आप सैनिकों पे कम खर्चा कीजिए, क्योंकि हिटलर जो है वो अधिक मात्रा में अपना जो भी फंड होता था, जो भी सरकार के पास पैसे होते थे, उसको सबसे ज़्यादा मात्रा में ये सैनिकों को मजबूत करने में लगाता था। तो अर्थशास्त्री साक्स इनको सलाह दिए कि आप सैनिकों पे थोड़ा कम खर्चा कीजिए और जर्मनी देश है उसके उत्थान पे कुछ सोचिए। ऐसा बोलने से इन्होंने साख्त को अपने अर्थशास्त्री से निकाल दिया और बोला कि आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं, आप निकल जाइए। और बाद में इनको भी ये मरवा देता है कि ये मेरे विरोधी हैं। अब इसके बाद हिटलर जो है वहाँ राजतंत्र जैसा माहौल कर देता है। राजतंत्र जैसा मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वही आपको करना है। अब इस समय आपको पता होगा कि जर्मनी का जो राइनलैंड क्षेत्र था वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद दूसरे देशों के पास चला गया था और ये राइनलैंड क्षेत्र पे अधिकार दूसरे देशों का था। अब इसने क्या किया कि अपने कुछ सैनिकों की कुछ टुकड़ियों को अपने पास बुलाया, उनको एक लिफाफा दिया और बोला कि आप राइनलैंड क्षेत्र के पास जाइए और देखिए, अगर उस एरिया में आप पे कोई अटैक कर रहा है तो आपको चुपचाप वहाँ से भाग जाना है, आपको युद्ध नहीं करना है, आप लौट जाइएगा। और अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है तो आप वहीं रहिएगा। और उसका कहना था कि जैसे ही वहाँ अटैक होने लगे तो आप इस लेटर में देखिएगा कि क्या लिखा हुआ है, वही आपको करना है। तो उसके सेनापति वहाँ से गए, राइनलैंड क्षेत्र में गए तो देखे कि कोई अटैक नहीं हो रहा है हम लोगों पे। तो वो लोग वापस आ गए और कहे कि कोई अटैक नहीं हुआ हम लोग पे। हिटलर से बोला गया कि आप इस लिफाफा में क्या लिखे थे? तो इस लिफाफा में कुछ नहीं लिखा था, बस लिखा हुआ था कि अगर उधर से कोई अटैक आ रहा है तो आप लोग को चुपचाप वहाँ से भाग जाना है। मतलब कि हिटलर जानना चाह रहा था कि वो जो राइनलैंड क्षेत्र है उस पे दूसरे देश का अधिकार है, तो हम लोग वहाँ जाते हैं अटैक करने तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है या फिर उधर से क्या रिएक्शन आता है। कुछ रिएक्शन नहीं आया। इसके बाद राइनलैंड क्षेत्र पे हिटलर अपना अधिकार जमा लिया कि ये मेरा ही क्षेत्र था तो अब हम लोग यहाँ रहेंगे। और वो राइनलैंड क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इधर हिटलर जो है आगे जाकर के इंग्लैंड के साथ एक संधि करता है। इंग्लैंड के साथ संधि में बात ये होती है कि हम अपने सैनिकों की क्षमता को बढ़ाएंगे, लेकिन इंग्लैंड के संधि ये था कि इंग्लैंड का कहना था कि आप 25% से ज़्यादा नौसेना नहीं रख सकते हैं, क्योंकि
ब्रिटेन के पास सबसे ज़्यादा नौसेना था। तो इंग्लैंड के साथ संधि में यही बात हुआ कि 25% से ज़्यादा नौसेना आपको नहीं रखना है, और बाकी आपको जितना बढ़ाना है वो बढ़ाइए। इसके बाद थोड़ा-सा भय खत्म हुआ हिटलर का। हिटलर क्योंकि राइनलैंड क्षेत्र ले लिया तो थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस इसके पास आ गया। तो 1938 में इसने, क्योंकि इसने अपने सैनिकों पे खूब खर्चा किया था और सबको फिट देखता था, तो इसने क्या किया कि 1938 आते-आते ऑस्ट्रिया, 1938 आते-आते इसने ऑस्ट्रिया हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, ये दोनों पे अटैक करता है। अटैक करके अपने देश के अधीन कर लेता है। मतलब अपना साम्राज्य विस्तार करना धीरे-धीरे ये स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये राजतंत्र के जैसा काम कर रहा था। इसके बाद इसका द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने का ये मेन रीज़न रहा कि इसने पोलैंड के, यहाँ देखिए पोलैंड, पोलैंड में एक बंदरगाह है जिसका नाम है डेजिंग बंदरगाह। डेजिंग बंदरगाह। अब पोलैंड के डेजिंग बंदरगाह तक पहुंचने के लिए जर्मनी जो है, एक गलियारा था पॉलिस गलियारा, पॉलिस गलियारा। तो जर्मनी पोलैंड के डेजिंग बंदरगाह तक पहुंचने के लिए पॉलिस गलियारा का यूज करता था। लेकिन इसके बाद क्या करने लगा कि ये जो पॉलिस गलियारा है इस पे ये अपना हक जताने लगा। जर्मनी इसका घेराबंदी करने लगा, जिससे नाराज होकर पोलैंड जो है वो इंग्लैंड को अपनी हेल्प के लिए बुलाता है। लेकिन इंग्लैंड के साथ जर्मनी ने एक संधि कर ली थी, जिसके कारण इंग्लैंड नहीं पहुंच पाता है। और इस तरह से 1 सितंबर 1939 को हिटलर पोलैंड पर भी अपना साम्राज्य विस्तार कर लेता है और उसको अपने अधीन कर लेता है। और पोलैंड पे अधीन करता ही है, लेकिन वहाँ के जो कमज़ोर नस्ल के लोग थे, यहाँ के जो कमज़ोर नस्ल के लोग थे, कमज़ोर नस्ल के लोग थे, इनको भी ये मारना चालू कर दिया। और पोलैंड में भी इसने आतंक का राज कायम कर लिया और पूरे पोलैंड में इसने कत्लेआम मचाया। धीरे धीरे हिटलर जो है वो नॉर्वे जैसे देश को भी जीतने लगा। नॉर्वे, डेनमार्क, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं था। इंग्लैंड ज़्यादा बोल नहीं रहा था कि इसके साथ प्रथम विश्व युद्ध में ऐसे ही नाइंसाफ़ी हुआ है। तो धीरे धीरे इसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। देखिए थोड़ा सा ये सेशन लंबा हो सकता है, लेकिन आज हम लोग इसको ख़त्म ही कर देंगे चैप्टर को। और इसने इस तरह से फ्रांस पे भी आक्रमण किया और फ्रांस को भी अपने साम्राज्य में मिलाया, और इस तरह से एक देश दूसरे देश पे अटैक करना शुरू कर दिया और यहाँ से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। क्योंकि जर्मनी जो है वो इटली और जापान के साथ एक संधि करता है जिसका नाम था त्रिपक्षीय संधि 1940 में, और 1941 में सोवियत संघ पे, मतलब यूएसएसआर, यहाँ पे आपको मिलेगा यूएसएसआर, यहाँ जर्मनी आपको मिलेगा। तो यहाँ से यूएसएसआर पे क्या करता है, ये अटैक करता है। ये इसका ऐतिहासिक भूल था। मतलब हिटलर इतने देशों पे, फ्रांस जैसे देश को जीत लिया हिटलर, लेकिन इसकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि इसने यूएसएसआर पे हमला कर दिया, वो भी इसकी ऐतिहासिक भूल मानी जाती है। किसकी ऐतिहासिक भूल मानी जाती है? तो हिटलर की ऐतिहासिक भूल मानी जाती है, और ऐतिहासिक बेवकूफ़ी भी इसको बोला जा सकता है। कब करता है इस पे अटैक? 1941 में। और इसी समय हम लोग जानते हैं कि इसी समय भारत से सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंचते हैं, और इसी समय भारत से सुभाष चंद्र बोस कहाँ पहुंचते हैं? जर्मनी। सुभाष चंद्र बोस ये पहुंचते हैं जर्मनी, क्योंकि जर्मनी अभी सभी देशों को जीत रहा है। दूसरी विश्व युद्ध के दौरान छोटा सा देश जापान भी जर्मनी का साथ देने लगा। यहाँ पे हम लोग देखें कि जर्मनी जो है इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि करता है।
साथ देने लगा। जब सुभाष चंद्र बोस हिटलर के से सेना की मांग की अपने देश को जीत अंग्रेजों के चंगुल से बचाने के लिए, तो हिटलर बोला कि अभी अपनी सेना को रूस और इंग्लैंड पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया हूँ, आप मेरे मित्र देश जापान के पास चले जाइए और वहाँ आपको जापान सैनिक देगा। सुभाष चंद्र बोस भारत से इंग्लैंड को भगाने के लिए और अपने देश को आज़ाद करने के लिए, सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए वो जापान पहुँचते हैं और जापान में इनको जापान मदद करता है और वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का गठन करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जापान में आज़ाद हिंद फौज का गठन करते हैं और उसे लेके ये अंडमान निकोबार पहुंचते हैं और वहाँ से इंग्लैंड को भगाने के लिए अपने सैनिकों के साथ पलायन होते हैं। इसी समय एक और घटना घटती है। इसी समय हम लोग देखते हैं कि एक और घटना घटती है कि जापान अमेरिकी जहाज पर्ल हार्बर अमेरिकी जहाज थी, अमेरिकी जहाज थी। ये घटना है 7 दिसंबर 1941 के पास की। जापान पर्ल हार्बर जो कि अमेरिका की एक जहाज़ थी, इसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए थे अमेरिका के, यूएसए के। हालांकि इस सेकेंड विश्व युद्ध में यूएसए अपना रोल नहीं दिखा रहा था, इसमें नहीं आया था इस युद्ध में। ये क्यों नहीं आ रहा था कि थोड़ा सा सिंपैथी था जर्मनी के साथ कि जर्मनी के साथ ऐसे ही नाइंसाफ़ी हुआ है, तो जापान पर्ल हार्बर पे अटैक कर देता है। जापान पर्ल हार्बर पे अटैक कर देता है, जिसके कारण से अमेरिका भी 7 दिसंबर 1941 से ही इस युद्ध में शामिल हो गया। और उसके बाद इसने जापान पे 2 अटैक किए बाद के दिनों में जापान पे, क्योंकि जापान जो है वो जापान अमेरिका को हरा रहा था। 1941 से लेके 1945 तक जापान और अमेरिका में युद्ध चल रहा था और जापान हर एक मामले में आगे बढ़ जा रहा था। लेकिन 1945 में क्या होता है, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 ये क्या होता है कि परमाणु अटैक कर देता है। अमेरिका जो है जापान पे परमाणु अटैक कर देता है और उस परमाणु अटैक का नाम क्या था, तो लिटिल बॉय, हम लोग जानते हैं लिटिल बॉय और फैट मैन। ये जापान के शहर नागासाकी हिरोशिमा पे अटैक करता है, ये हिरोशिमा पे और ये नागासाकी पे अटैक करता है परमाणु बम से, और जिसके कारण से बुरी तरह से जापान हार जाता है और तबाही मचता है। तो ये तो हम लोग देख लिए इधर जापान और अमेरिका का। उधर की कहानी चलते हैं कि जब हिटलर रूस पे यूएसएसआर पे अटैक किया, तो हम लोग जानते हैं कि यूएसएसआर का जो ये प्रांत है ये ठंडा प्रांत है। तो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने क्या किया कि अपने सैनिकों को पीछे करना स्टार्ट किया और हिटलर के सैनिक यहाँ आगे तक बढ़ने लगे। जैसे रूस आगे तक गया और रूस की सेना बर्लिन तक आ पहुँची। रूस की सेना कहाँ तक आ पहुँची, बर्लिन तक आ पहुँची, बर्लिन। अब आप बिना खाना पीना के बर्लिन तक आ गए, रूस की सेना वहाँ तक पहुँची। इसका मतलब ये हुआ कि हिटलर के सैनिक कमज़ोर होना स्टार्ट हुए और हिटलर के सैनिक जब कमज़ोर होना स्टार्ट हुए तब जा कर के रसिया अपने सैनिकों को अटैक करने बोलता है। और जब अटैक किया जाता है तो उनके पास खाना पीना है कुछ नहीं, तो लड़ कैसे पाएंगे, तो धीरे धीरे वो लोग लौटने लगते हैं और बर्लिन नहीं, रूस यहाँ तक अंदर आ जाता है और ये बर्लिन जर्मनी में है। तो यहाँ से क्या कहानी स्टार्ट होती है कि अब रूस के सैनिक जो है वो जर्मनी के सैनिक को मारना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे करके उनको उनके शहर जर्मनी में एक शहर है बर्लिन, तो जर्मनी के बर्लिन तक रूस के सैनिक आ जाते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। तो वहाँ का कंडीशन देखा जाता है कि यहाँ पे यहूदियों के साथ इतना क्रूर व्यवहार किया गया है नाजियों के द्वारा।
उनको यूथेनेजिया दिया जा रहा है, उनको कंसंट्रेशन कैंप में रखा जा रहा है, उनको गैस चैम्बर में डाल के मार दिया जा रहा है। तो ये सारा चीज़ देखा गया जर्मनी में, जिसके बाद रूस के सैनिक जो है वो और आक्रामक हो गए और नाजियों को पकड़ पकड़ के उसी तरह मारना स्टार्ट किए जिस तरह से नाजियों ने यहूदियों को मारा था। इससे इससे डर के हिटलर के जो प्रचार मंत्री थे, प्रचार मंत्री गोबल्स, इन्होंने आत्महत्या कर लिया कि अगर हम लोग पकड़े गए रूसी सैनिकों के द्वारा तो ये लोग उसी तरह से हम लोग को यातना देके मारेंगे जैसे हम लोगों ने यहूदियों के साथ किया है। और यहाँ पे जितने भी नाजीवादी लोग थे, जितने भी नाजी पार्टी के लोग थे, नाजी को मानने वाले लोग थे, तो जो जो हेड थे, जो अधिकारी थे, वो खुद को मारना ज़्यादा आसान समझ रहे थे क्योंकि उनके साथ भी वही हाल होता जो यहूदियों के साथ किया गया था। और इसके बारे में हम लोग पहला क्लास में ही पढ़े थे कि हेलमुट के जो पिता थे वो यही बात कर रहे थे कि हम लोग खुद मर जाएं, मतलब हम खुद मर जाएं या तुम लोग सबको लेके मरे, क्योंकि उनको पता था कि रूसी जो काम हम लोग यहूदियों के साथ किए हैं वही काम रूसी सैनिक हम लोग के साथ करेगा और हम लोग उतना यातना सहने से अच्छा है कि खुद ब खुद गोली मार लें। और इस तरह से प्रचार मंत्री गोबल्स जो हैं वो अपना आत्महत्या कर लेते हैं। हिटलर अपने समर्थकों को और हिटलर भी ये बात समझ जाता है। हिटलर अपने बंकर में रहता है और उसने अपने समर्थकों को बोला कि दुश्मन की सेना से पकड़ाने से अच्छा है कि खुद जहर खा लो और आत्महत्या कर लो। हिटलर अपनी पत्नी के साथ भी आत्महत्या ही कर लेता है। मुद्दा यह है कि 29 अप्रैल अब रूसी सैनिक आगे चला और जर्मनी हारने लगा, तो सब लोग हिटलर अपने कुछ पुराने सहयोगियों के साथ बंकर में छुपा है और देख रहा है कि अब हम लोग हार जाएंगे। तो ये सबको बोलता है कि आप लोग खुद मर जाइए, आत्महत्या कर लीजिए, नहीं तो पकड़े जाइएगा। तो जैसे हम लोग यहूदियों के साथ बर्ताव किए हैं वही बर्ताव हम लोग के साथ भी होगा। सोचिए कहाँ तक सोच रहा है ये। तो 29 अप्रैल 1945 को ही ये ईवा ब्राउन के साथ, ईवा ब्राउन के साथ शादी करता है और 30 अप्रैल 1945 को ईवा ब्राउन को भी जहर दे देता है और जहर दे के मारता है और खुद भी जहर खाता है और जहर खाने के बाद खुद को भी गोली मारता है। ये जहर भी खाता है, गोली भी मारता है और अपने सहयोगियों को बोलता है कि अगर हम फिर भी नहीं मरे तो आप लोग हमको मार दीजिएगा और उसके बाद हमारा जो शव है वो किसी को नहीं देना है, जला देना है, क्योंकि हमारे सबके साथ भी वही बर्बरतापूर्वक स्थिति होगी। इसको भी समझ में आ गया कि हम इतने लोगों को मारे हैं कि अगर हमारा लाश भी इनको मिलेगा तो पता नहीं हमारे लाश के साथ भी ये क्या क्या करेंगे। जिस वजह से हिटलर जो है वो खुद को भी गोली मार लेता है और पत्नी को भी गोली मार के जहर दे के हत्या कर देता है और इसके बाद इसके सहयोगी इसके शव को जला देते हैं और यहाँ से हिटलर की कहानी समाप्त होती है। और इसके बाद क्या होता है कि न्यूरेमबर्ग में, जर्मनी का शहर था न्यूरेमबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अदालत की स्थापना होती है। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अदालत की स्थापना होती है, रूसी सैनिक लोग करते हैं और यहाँ पे 11 लोगों को मृत्यु दंड दिया जाता है। 11 लोगों को मृत्यु दंड दिया जाता है। कुछ लोगों को आजीवन कारावास दिया जाता है और कुछ नाजी दल के सदस्यों को सुधार गृह में रखा जाता है कि आप सुधर जाइए। और हिटलर के मरते ही जापान सुभाष चंद्र बोस को दिए गए सेना को वापस बुलाता है। और उसके बाद हम लोग देखे थे, उसके बाद की कहानी कि 1945 में जब लास्ट होने लगा, देखिए सितंबर 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वार जो है, वर्ल्ड वार सेकेंड समाप्त होता है और सितंबर में ये हो रहा है। अगस्त में ही हम लोग देखे कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को वो कांड होता है, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया जाता है। तो इसकी वजह इस तरह से, एक सेकेंड,
इस तरह से हम लोग देख पाते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो खत्म होता है। रूस, अमेरिका, चीन, इंग्लैंड, फ्रांस, इन सभी देशों ने मिलकर अमेरिका के पर्ल हार्बर फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पर्ल हार्बर पे जो होता है, क्या बोले अभी, 6 अगस्त और 9 अगस्त दोनों दिन जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया जाता है, जिसके बाद स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है और 5 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वार सेकेंड समाप्त हो जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि हिटलर के प्रचार करने की कला क्या थी। हिटलर के प्रचार करने की कला, तो हिटलर जो है वो प्रचार कैसे करवाता था, तो हिटलर प्रचार करवाता था भाषा के माध्यम से। भाषा के माध्यम से बोले तो हिटलर सरल शब्दों में भाषण देता था और ऐसा भाषण देता था कि सामने वाला का दिल छू ले, और उसके भाषण में एग्रेशन होता था, तो एग्रेशन वाले शब्दों का भी इस्तेमाल करता था। इसके बाद इसने मीडिया को पकड़ा और मीडिया हमेशा हिटलर का साथ देता, मतलब मीडिया में हमेशा हिटलर के बारे में पॉजिटिव बातें बोली जाती थी और इसके विरोध में अगर कोई मीडिया बोलता था तो उसको डायरेक्ट मृत्युदंड दिया जाता था। और तीसरा था इसका पोस्टर। तीसरा क्या था, पोस्टर। तो अटैक वाले पोस्टर का प्रयोग करके ही करता था हिटलर, जिसमें यह दिखाया जाता था कि ऊंची जाति के नस्ल को किस तरह मदद करते हैं और किस तरह से निचली जाति के नस्लों को हटा दिया जाता है, मार दिया जाता है। फिर इसका क्या था, हत्या। हत्या किसकी करवाता था ये, तो सामूहिक हत्या की बात करता था हिटलर, क्योंकि कहता था कि जो भी मेरे विरोध में है सबकी हत्या कर दो। समाधान क्या था, तो पूर्व समाधान निकालने की बात करता था। यूथेनेशिया में हम लोग पढ़े थे कि दया मृत्यु, तो ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे हिटलर के बारे में। और हिटलर अपने विरोधियों को शैतान के रूप में प्रदर्शित करता था, विरोधियों को हमेशा मजाक उड़ाता था चित्र के द्वारा। हम लोग देखे थे कि कैसे पोस्टर में यहूदियों के नाक को छौ की तरह दिखाया गया था, है ना। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि नाज़ी जर्मनी में युवाओं की क्या स्थिति थी। जब नाजीवाद आया था तो उसमें युवा क्या करते थे, तो अच्छे नस्ल के बच्चे जन्म को हिटलर नाजीवाद विचार पिलाने की बात करता था, यानी कि नाजीवाद का जो सिद्धांत था वो बच्चों को जन्म से ही सिखाया जाता था। यहूदी और जिप्सी के बच्चे को अच्छे नस्ल वाले बच्चे के साथ खेलने पर प्रतिबंध था। नाजी जर्मनी में जो अच्छे नस्ल के बच्चे थे उनको यहूदियों के बच्चे के साथ खेलना अलाउ नहीं था। स्कूली पाठ्यक्रम स्कूली पाठ्यक्रम में इस प्रकार के सब्जेक्ट डालने लगे जिसमें अच्छे नस्ल के लोगों के बारे में ही लिखा जाता था। गणित विषय में देश में बच रहे संसाधनों पर सवाल बनाकर इस तरह प्रस्तुत करता जैसे मानो इस देश का सारा संसाधन कोई देश लेकर भाग रहा है, बाकी अपने देश में कितना बचा है। इस तरह से ये लोगों में युद्ध का भावना भड़काता था कि हमारे देश के बहुत सारे चीज़ों को दूसरा देश रखे हुए हैं। खेल घंटी में मुक्केबाजी का क्लास करवाया जाता था और सभी विद्यार्थी को पढ़ने से ज़्यादा लड़ने लायक बनाया जाता था। अब नाजीवाद में आपको आना है तो इसके लिए इसका सदस्य बनने के लिए क्या क्या होता था, तो इसका अगर सदस्य बनना है तो 10 ईयर में युग फ्रोक कहलाता था, 14 वर्ष में हिटलर यूथ, 14 वर्ष में हिटलर यूथ और 18 वर्ष में लेबर सर्विस, और विरोधियों की हत्या करवाने की बात करता था। और ये शपथ दिलवाता था सबसे, मतलब इसका जो नाजीवादी विचारधारा था इसमें आने से वो सबसे शपथ लेता था कि मैं शपथ लेता हूं कि मेरी सारी ऊर्जा और मेरी सारी शक्ति हमारे देश के रक्षक एडोल्फ हिटलर को समर्पित है और उनके लिए अपना जीवन देने को इच्छुक हूं और तैयार हूं, ईश्वर मेरी मदद करे। तो इस तरह से हिटलर आदमी को बचपन से ही माइंड वॉश करता था। और हिटलर का मातृत्व सोच हम लोग देखते हैं तो हिटलर का मातृत्व सोच में ये था कि 1933 के करीब हिटलर स्वयं सबसे अच्छा नागरिक महिला को बताता था। ये महिलाओं को बताता था कि हमारे देश की सबसे अच्छी नागरिक महिला लोग हैं, लेकिन वो अच्छी नस्ल की महिला होनी चाहिए, शुद्ध और रक्त वाले बच्चे होने चाहिए उनसे। हिटलर महिला को तमगा मेडल भी प्रदान
हिटलर महिला को मेडल भी प्रदान करता था। जैसे 4 बच्चे को जन्म देने वाली महिला कांस्य मेडल, जैसे जो 4 बच्चे को जन्म देगी उसको कांस्य दिया जाता था। 6 बच्चों के लिए रजत और 8 बच्चों के लिए गोल्ड। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पैदा कीजिए ताकि हमारे यहाँ सैन्य शक्ति और ज़्यादा बढ़े। हिटलर के आम जनता के बारे में क्या विचार था इसका? तो हिटलर के बढ़ते अत्याचार को देख के अच्छे नस्ल वाले व्यक्ति भी मूक दर्शक और उदासीन साक्षी बनकर रह जाते। यदि कोई व्यक्ति हिटलर के विरुद्ध कुछ बोलता तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। तो इस तरह से हिटलर अपने पूरे जीवन काल में दूसरे देशों के साथ लड़ा। ये अच्छी बात है कि अपने देश की अस्मिता को आप बनाए रखिए, लेकिन जैसे ही हिटलर आया वो राजतंत्र स्टार्ट कर दिया, वही मारकाट स्टार्ट कर दिया और उसका अंजाम आप देखें कि उसे आत्महत्या करना पड़ गया। तो ये था आज का क्लास। आशा करते हैं कि अब हम डेली क्लास आप लोग के लिए लाएं और 10th क्लास से हिटलर 10th क्लास का हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग एक और चैप्टर पढ़ेंगे, इसका जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज को।